अब इरोडो की जो बुक है, आई डोंट नो आप में से कितने ने नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सर। सुना है ना? सुना है सर। ओके। तो जो इरोडो की बुक है, उस बुक के अंदर ये दिया हुआ है, और नीट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी बुक से निकला हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो उसी क्वेश्चन को हम करते हैं। जनरली माइंडसेट ऐसा होता है बच्चों का कि नीट वाले क्वेश्चन जो है वो इरोडो की बुक से कभी नहीं आते, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। कंसेप्ट जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, और पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एसवी में। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है? पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट एस बी दिया हुआ है, पार्टिकल ए है उसका डिस्प्लेसमेंट एस ए दिया हुआ है, एंड इट स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी va, start moving with velocity va after the displacement sa, and sp after the displacement sb it starts moving with velocity bb। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब ऑप्शंस आपको कैसे दिए हुए हैं, तो देखो ऑप्शन दिए हैं va माइनस vb इज इक्वल्स टू, ये कोलिजन वाली कंडीशन है, ठीक है? कोलिजन वाली ही कंडीशन है, sa माइनस sb बाय मोड ऑफ sa माइनस sb। दूसरा दिया है va माइनस vb बाय मोड ऑफ va माइनस vb is equals to sb minus sa by mode of sb minus sa। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए। मैं चारों लिखने नहीं बैठ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शन लिख, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है? तो ये इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए हैं v और s की टर्म में, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वही कॉलिजन वाली कंडीशन है कि दोनों कहाँ पर मीट करते हैं और ये सब, ठीक है? वो रिपीटिशन मैं नहीं कर रहा हूँ, कल से हम वही कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि किसी टाइम के बाद में, टी नॉट टाइम के बाद में, ये ए और बी जो है वो डेफिनेटली किसी टाइम टी नॉट पे वो टकराएंगे आके, मतलब कि एक पॉइंट होगा जहां पर कोलिड होंगे, मतलब दोनों मिलेंगे ए एंड बी एट एनी टाइम टी नॉट। यस और नो? यस अरे सर। हाँ या ना? तो Yes, मैं sir. ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैं ये कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर यहाँ से और t इक्वल्स 0 टाइम पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो यहाँ va मतलब a पार्टिकल की वेलोसिटी va है, b पार्टिकल की वेलोसिटी vp है, और t नॉट टाइम पर यहाँ मिल रहे हैं, मतलब t नॉट टाइम के बाद मिल रहे हैं, किसी पॉइंट p पे t नॉट टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट किया, पार्टिकल ए ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया होगा, va इंटू टी नॉट। अरे हाँ या ना? कितना डिस्प्लेसमेंट किया, va इंटू Yes, टी sir. नॉट। यस और पार्टिकल बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसने किया vb इंटू टी नॉट। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस क्लैरिटी है यस भाई? कल से कर रहे हैं बेटा, क्लैरिटी अब आ जानी चाहिए। और ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। कल से अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब यूनिफॉर्म मोशन के ही किए हैं, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अब समझो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फॉर कॉलिजन पोजीशन वेक्टर, फॉर कॉलिजन पोजीशन वेक्टर ऑफ a and b is same at t नॉट टाइम। भाई दोनों की पोजीशन वेक्टर जो है a और b का जो है वो सेम होना चाहिए टी नॉट टाइम पे, तभी कोलाइड हो सकता है, ये कंडीशन है। हाँ या ना? हाँ सर. यस सर। यस और मैं ये कह सकता हूँ कि ओरिजिन से अगर ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया जा रहा है वेक्टर एस। क्या नाम दे दिया? वेक्टर एस,
ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते होगे कि वेक्टर एस ए प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वी ए इंटू टी नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर एस, लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने लिखा वेक्टर एस ए प्लस वेक्टर वी ए इंटू टी नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर एस। हाँ या ना? Yes. यस सर। Yes, sir. अब आप यहाँ पे देखो, ये वेक्टर एस बी और 0 से टी नॉट टाइम में इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वीबी इंटू टी नॉट, क्या ये वेक्टर एस के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? Yes, sir. तो मैंने Yes. लिख दिया कि वेक्टर एस बी प्लस वेक्टर वी बी इंटू टी नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर एस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं अब? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes. तो using equation 1 and 2 we can write that vector SA plus vector VA into T naught is equals to SA plus VA into T naught is equals to vector SB plus VB into T naught। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते यस Yes, sir. हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि SB को यहाँ ले आऊं और VA को यहाँ ले जाऊं, तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर SA माइनस वेक्टर SB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA इनटू क्या आ जाएगा? T नॉट। हाँ या ना? SA माइनस SB इज इक्वल टू Yes. VB माइनस VA इनटू T नॉट। ठीक है, अब देखो आगे। अब SA माइनस SB इज पैरेलल विद द VB माइनस VA। अरे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि वेक्टर SA माइनस SB इज पैरेलल विद वेक्टर VB माइनस VA। मैं लिख सकता हूँ यस और नो? पहले ये बताओ कितने को ये स्टेप समझ में आया कि मैंने पोजीशन वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से पैरेलल बता दिया। कैसे बता दिया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. अरे गुरु आत्माओ, तुम लोगों को पढ़ाया गया था कुछ कुछ पैरेलल वेक्टर के बारे में कि वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ये मान लो 3 है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर बी ए से 3 टाइम्स है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ऐसे ही पढ़ा था हमने वेक्टर में, पैरेलल वेक्टर के बारे में। Yes, Yes. sir. यस सर। इसीलिए Yes. कहा था बेटा वेक्टर पढ़ लेना ढंग से। अब समझ में आ रहा है वेक्टर की इंपॉर्टेंस सर। कितनी है? यस सर। तो SA माइनस SB और VB माइनस VA दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल। ठीक, अब एक चीज समझो यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों का वेक्टर यूनिट वेक्टर ले लूं, SA माइनस SB एंड VB माइनस VA का यूनिट वेक्टर ले लूं, तो यूनिट वेक्टर तो मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आ जाएगा। हाँ या ना? Yes. Yes. तो Yes, यूनिट sir. वेक्टर्स आर सेम। Yes. मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर्स आर सेम। ठीक है, तो अब आप देखिए SA माइनस SB SA माइनस SB बाय, अच्छा यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं सबको पता है? A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A बाय मॉड ऑफ A। तो वेक्टर A हमारे पास है SA माइनस SB बाय मॉड ऑफ A, मतलब Yes, मॉड sir. ऑफ SA माइनस SB। लिख सकते हैं कि नहीं? इज इक्वल्स टू Yes, sir. यस Yes. VB माइनस VA
बाय मोड ऑफ वीबी माइनस वीए लिख सकते हैं, यस और नो? Yes. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes. बस ये Yes. आंसर आ गया, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Sir, सर बोलो बेटा। सर आपने वो स्टेटमेंट कहा ना कि आपने क्यों लिखा कि यूनिट वेक्टर्स आर सेम, सर वो एक बार वापस से रिपीट करो ना। यूनिट वेक्टर्स आर सेम, उसका हमने यूज किया है यहाँ पर। मतलब कि अगर मैं लिखूं ए कैप इज इक्वल्स टू बी कैप, इसका मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तभी तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना दोनों को। भाई 1 इज इक्वल्स टू 2 तो लिख नहीं सकता मैं, 1 इज इक्वल्स टू 1 ही लिख सकता हूँ। तो मैंने दोनों को यूनिट Yes. वेक्टर माना है। ओके sir, बोलो बेटा। sir जो टी नॉट टाइम था वो हमने नहीं लिखा है सर। कौन सा टी नॉट टाइम? ना उसकी जरूरत ही नहीं है। आगे के पेज नहीं नहीं पे। नहीं नहीं, टी नॉट टाइम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। Yes. Yes. चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन से करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से करेंगे। ये तो हमने वेक्टर वाला मेथड अप्लाई कर दिया था, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मैं दोनों मेथड बताऊं कि कोई एक ही मेथड बता के चलता रहूं? सर दोनों। अच्छा दोनों बताओ, ठीक है चलिए ओके। अब यहाँ पे हमें बात करनी है रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी और या तो बी टू ए, किसी एक को एक दूसरे के साथ में अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों खड़े रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, किसी एक को तो अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव मोशन अप्रोच इसको लिख सकते हैं कि अप्रोच रिलेटिव मोशन अप्रोच, इससे सॉल्व करेंगे। तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ ए with respect to b at rest. Motion of a with respect to b is at rest, मतलब कि जो a है, a का जो मोशन हो रहा है वो b की रिस्पेक्ट में कैसा हो रहा है? Rest. ठीक है। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि किसी एक को रेस्ट पे लाना जरूरी है, किसी एक को रेस्ट पे लाना जरूरी है। अब रेस्ट पे लाना जरूरी है तो हमें यहाँ पर एक चीज समझो, मैंने कहा कि मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले इसको कर लेते हैं। मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मोशन ऑफ ए मतलब कि मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे हाँ या ना? अगर मैं लिखूंगा बेटा वेलोसिटी yes, ऑफ yes ए विद sir. रिस्पेक्ट टू Yes. बी, तो मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी। Yes. अच्छा एक चीज Yes. मुझे बताओ कि मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ क्या उसे मुझे रेस्ट पे ले जाना पड़ेगा? Yes sir. तो मैं कह Yes. सकता हूँ कि बी इज एट रेस्ट, Yes sir. और रेस्ट पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन स्पीड ऐड ऑफ करनी। जितना वीबी प्लस में है उतना ही वीबी माइनस ऐड करना पड़ता है, हाँ या ना? हाँ। यही करते हैं। तो अगर मैं इस माइनस वीबी को यहां से उठाकर यहां ले जाऊं, देखो अभी मैं इसको देखो
ये जो माइनस वीबी आपको दिखाई दे रहा है, इसी को मैं यहाँ पर बना दूं, बना दिया। इसका मतलब ये जो Yes, बी sir. है वो कैसा हो गया, बी कैसा आ गया, Negative. अरे रेस्ट पे Negative. आ गया, रेस्ट पे आ गया ना, Rest. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज समझो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहाँ आएगा तो मिल नहीं पाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहाँ आएगा तो भी नहीं मीट कर पाएगा, तो कब मीट कर पाएगा, स्ट्रेट लाइन। Straight line. स्ट्रेट लाइन। जब ए और बी दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसी अप्रोच कौन सी होती है कि दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए, पॉइंट ए अप्रोचिंग पॉइंट बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इसी लाइन पे आना चाहिए, लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, आपको लिखाया गया था ये, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी अगर आपको कोलाइड कर वाली कंडीशन है तो आपको क्या करना होता है कि दोनों जो है ए और बी शुड बी इन द लाइन जॉइनिंग, पे हमें इसका रिजल्टेंट मिलना चाहिए, राइट, क्लियर है यहाँ तक। Yes. अच्छा, अब एक चीज और Yes, sir. समझो, तो ये हमें क्लियर हो गया कि VAB जो है वो A to B की तरफ हमें मिलेगा, ठीक। अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, ये SA है, ये SB है, अगर मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ, अरे पोजीशन ऑफ पार्टिकल B विद रिस्पेक्ट टू इट, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये पोजीशन हमें दिया गया है SA एंड SB, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर मान लो मैं ये वेक्टर S ले लूं, तो वेक्टर S प्लस, सॉरी मैं बाद में उसका नाम दूंगा, अभी सिर्फ मैं उसको वेक्टर S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत समझ में ना हो कि ये वेक्टर एस ए प्लस ये आपका वेक्टर S इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेक्टर S भी हो जाएगा, हाँ या ना। तो वेक्टर Yes, S को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एस बी माइनस वेक्टर एस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, Yes. लिख सकते हैं सर। एक चीज समझो, ये जो वेक्टर S हमने लिया बेटा, क्या ये वेक्टर S और वेलोसिटी VAB, वेक्टर S एंड VAB क्या दोनों पैरेलल है, यस सर। Yes. मैं Yes, यहाँ पर ही sir. कह सकता हूँ कि वेक्टर S एंड वेक्टर AB, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, बोथ आर पैरेलल, यस और नो, है या नहीं Yes. दोनों। तो मैं लिख है सकता सर। हूँ that velocity of A with respect to B is parallel with vector S, नाम नहीं दिया मैंने, सिर्फ वेक्टर S लिखा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर वही लगा दूं अगर अपना फंडा कि भाई यूनिट वेक्टर वाला, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं तो दोनों में क्या लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए, that VAB वेक्टर VAB by mod of vector VAB is equals to vector S by mod of vector S। अब आप समझो VAB जो है वो क्या है हमारा, तो VAB है आपका VA माइनस VB, अरे हाँ या ना, तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB बाय मॉड ऑफ वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB, और वेक्टर S जो है वो आपका कितना है SB माइनस SA, कितना है SB माइनस SA, तो लिखेंगे वेक्टर SB माइनस SA बाय मॉड ऑफ वेक्टर SB माइनस वेक्टर SA। क्या क्लियर है सभी को? सर यस हाँ रमेश, Yes. सर, आगे करो न 2। सर पेज आगे करो न एक बार। तो हम बाद में इक्वल क्यों कर रहे हैं किसको?
सर वेक्टर वी ए बी मतलब पैरेलल टू वेक्टर एस है, तो हाँ, बाद में हमने इक्वल पुट किया। क्योंकि अगर मैं लिखूं वेक्टर वी ए बी, अगर मान ले मैं इसको x मान लेता हूँ, चलिए ये हाँ x हो सर गया और ये y, समझ गया x मैग्नीट्यूड कैप इज इक्वल हो इक्वल गया। टू y कैप कब हो सकता है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है यूनिट वेक्टर में है, हाँ सर। तो इसीलिए तो कंपैरिजन कर रहा हूं ना, समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब आगे देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें सबको समझ में आ रहा है, गर्व, Yes. ऋषिकेश, यस सर। कशिश, Yes, sir. देवांशी, Yes, sir. ध्रुवांशी, Yes, sir. यस सर। now let's start with collision problem. Where velocity is varying. वेलोसिटी क्या होगी, अब चेंज होगी, अब आएगा यहां से मजा। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होगा कि अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया था, यूनिफॉर्म मोशन लिया हुआ था, राइट। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे इसमें कहानी को, ठीक है। चलिए Okay, sir. देखते हैं। ओके सर। चलिए समझिए, हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, देखो आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल नहीं लग रहा क्या, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग गया है मेरे को। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पर माउस है, माउस समझते हो सब। Yes, sir. Yes. हाँ यहाँ पर कैट है, जैसे टॉम एंड जेरी, और यहाँ पर डॉग है। देखते हैं ना टॉम एंड जेरी, उसमें जो डॉग होता है उसका क्या नाम होता है, Yes, sir. डॉग का क्या नाम होता है, Bruno. ब्रूनो नाम होता है कि कुछ और होता है, क्या नाम होता है। सर आप बोल ही तो रहे सर हो बॉब टॉम जैसा एंड कुछ होता है शायद। हैं? बॉब तो हॉकी में होता है ना। बॉब होता है सर। ठीक है चलो छोड़ो। अब देखो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है और उसकी लेंथ है सर बेटा एल। स्पाइकी नाम था उसका। एग्जैक्टली स्पाइकी नाम था, यस राइट, स्पाइकी नाम था। इक्विलेटर ट्रायंगल है और उसकी लेंथ है एल। अब किसी t इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये तीनों अपनी अपनी जगह पर हैं, कैट, डॉग एंड माउस। अब हो क्या रहा है कि कैट माउस के पीछे भाग रहा है, माउस डॉग के पास जा रहा है जिससे कि कैट से बच जाए, और डॉग कैट के पीछे भाग रहा है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes. अब क्वेश्चन ये है, वो आपने एल क्या क्या लिए? एल लेंथ लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ एल, तीनों की लेंथ सेम है, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर।
और तीनों की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑल थ्री इज वी नॉट। तीनों की जो स्पीड है वो क्या ले ली है? वी नॉट ले ली है। अब एक चीज समझो यहाँ पर, मान लो मनश्री है यहाँ पे और यहाँ पर है कशिश, ठीक है। अब कशिश ऐसे भाग रही है और मनश्री ऐसे भाग रही है। अब मनश्री जो है वो कोशिश कर रही है कि कशिश के पास जो लड्डू है वो ले ले उसके पास जाके, लेकिन वो लड्डू क्या मनश्री ऐसे दौड़ती रहेगी तो मिल पाएगा उसे? नो सर। कभी नहीं मिल नो पाएगा, सर। जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो उसे अपनी डायरेक्शन वो रखनी होगी जो कशिश की होगी, मतलब कि कशिश जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन की तरफ उसे मूव करना शुरू करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। Yes. हाँ सर। मेरी बात Yes, समझ में आ रही है sir. आपको? तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से कुछ कर्वीलिनियर मोशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तभी मनश्री कशिश तक पहुंच सकती है, नहीं तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो टू कैच कशिश, मनश्री should be always towards कशिश। टू कैच कशिश, कशिश को पकड़ने के लिए मनश्री को कशिश की तरफ ही दौड़ना पड़ेगा हमेशा। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है क्या वो रेडर होता है? भाई खो खो में खेला होगा, जो खो खो खेला है हाँ, आप लोगों sir. ने, उसमें रेडर Yes, होता है, वो sir. भागता है उसके पीछे। तो लिख सकता हूँ टू हाँ कैच सर। अ पार्टिकल, to catch a particle velocity of radar should be always towards particle, मतलब कि जिसको पकड़ना है, टू कैच, जिसको भी पकड़ना है उसके पीछे भागना है, उसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दिया करो गुरु। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक, अब समझो आगे की कहानी। Your mouse, your cat, your dog, ठीक। अब देखो आगे, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि किसी टाइम पर तीनों ने मोशन करना शुरू किया और कैट ने भागना शुरू किया, कैट ने भागना शुरू किया इस डायरेक्शन में विद विनोद। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, डॉग से स्टार्ट करते हैं। मान लो डॉग ने भागना शुरू किया विद वेलोसिटी वी नॉट, उसी टाइम पे कैट ने भागना शुरू किया विद वेलोसिटी वी नॉट, और उसी टाइम पे माउस ने भागना शुरू किया टुवर्ड्स डॉग विद वेलोसिटी वी नॉट। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस अब आगे देखो,
अब डॉग को अगर ये कैट तो यहाँ पर आ गई, कैट जो है वो यहाँ पहुंच गई, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डॉग को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं। यस तो सर। डॉग अपनी Yes. डायरेक्शन चेंज करेगा, कैसे, तो अपनी डायरेक्शन को ऐसे करेगा, देखो करेगा Yes. क्या हाँ ये, सर। अब ये माउस दौड़ते हुए यहाँ आ गई, तो ये जो कैट है वो अपनी डायरेक्शन को ऐसे करेगी, यस सर। Yes. और जब माउस ने देखा कि डॉग तो इधर जा रहा है आगे, तो माउस भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, हाँ या ना। Yes. यस यस सर। क्या यहाँ तक क्लियर है पिक्चर। यस सर। Yes. सर। अब अगर मैं इन तीनों लाइनों को ज्वाइन करूं, तो क्या फिर से एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अरे यस क्या Yes. एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा यस हमें, सर। यस और नो। यस यस Yes. सर। अब आगे क्या हो रहा है, अगेन ये अपनी वेलोसिटी को, अब माउस मान लो यहाँ आया, माउस ने अपनी पोजीशन चेंज की, माउस आगे की तरफ, अच्छा चलो डॉग से स्टार्ट किया था, डॉग से स्टार्ट करते हैं। अब डॉग ने देखा कि कैट जो है वो आगे आ रहा है, तो डॉग ने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया, अरे हाँ या ना। Yes. यस क्योंकि कैट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया था। अच्छा, अब डॉग ने अपनी पोजीशन को चेंज किया कैट को देख के, और कैट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया ये माउस को देख के, तो क्या फिर से एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। यस सर। Yes. समझ में आया। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ से शुरू होना चाहिए मेरे ख्याल से, पहला स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये आता है, आंसर में कोई चेंज नहीं है, वही आंसर है, कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसे करते 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 सेंटर पे जाके मिल जाएंगे तीनों के तीन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि all three will meet at centroid of triangle। यस बोलो हाँ या ना, Yes. कोई डाउट हाँ। है किसी को। नो सर। नो सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, का डाउट नहीं है तो। अब क्वेश्चन ये है कि तीनों सेंटर पे मिलेंगे, मतलब जो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल है वहां मिलेंगे, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन किस टाइम पर मिलेंगे, वो टाइम कौन सा होगा ये फाइंड करना है, कि टाइम आफ्टर विच दे मीट एट द सेंट्रोइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि टाइम आफ्टर विच they meet at centroid। centroid समझते हैं सभी, अरे हाँ या ना, Yes. यस centroid सर। सभी समझते हैं, कॉमन। गुड, ठीक। यस अब आगे समझो, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
जिसमें यहाँ पर डॉग है, यहाँ कैट है और यहाँ माउस है, ठीक है। और हमें ये पता है कि भाई तीनों के पास जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कैसी है, v नॉट है। कैसी वेलोसिटी है, v नॉट वेलोसिटी। एंड वी नो दैट कि तीनों जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को कुछ इस तरीके से चेंज करते हुए, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हुए जो है सेंटर पे जाके मीट करेंगे यहाँ पर कहीं। क्लियर है? Yes. बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, टाइम पूछा जा रहा है बेटा आपसे। क्या पूछा जा रहा है? टाइम। तो क्या करेंगे, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ईच पार्टिकल। अब मैं इसको पार्टिकल लेके चल रहा हूँ, माउस, कैट और डॉग तीनों को पार्टिकल लेके चल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कर्वीलिनियर। मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कर्वीलिनियर, यस और नो? Yes, sir. Yes. मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कर्वीलिनियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए बेटा कि अगर मैं इसके कंपोनेंट्स देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लेता हूं कि ये लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, मैं इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूं, जो सेंटर से पास हो रही है उसे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसे मैं वाई एक्सिस ले लेता हूं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है। अब आप खुद बताइए मेरे को कि बेटा ये जो एंगल है, चलो ये एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल 60 ट्रायंगल degree. 60 होगा 60 और डिग्री 60 का आधा कितना हो जाएगा? 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। वेरी गुड, समझ तो आने लग गया तुमको वैसे फिजिक्स अब धीरे धीरे। अब ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और आप देख सकते हो कि ये जो कर्विलिनियर पाथ है वो ऐसा जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. ये Yes, वेलोसिटी जो है, जो कि v नॉट है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो पार्ट्स में इसके कंपोनेंट मिल जाएंगे हमें। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है, क्या ये v नॉट एक्स हो जाएगी और ये v नॉट वाई हो जाएगी अलोंग वाई एक्सिस, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. अरे एक्स एक्सिस Yes. के अलोंग जो वेलोसिटी लेंगे बेटा, वो v नॉट एक्स होगी कि नहीं होगी? होगी. यस सर। और जो वाई Yes, एक्सिस sir, के अलोंग होगी। लेंगे वो v नॉट वाई हो जाएगा, हाँ या ना? Yes. तो v नॉट एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? v नॉट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी v नॉट ने कितना एंगल बनाया है, तो भाई 30 एंगल बनाया है। अब 30 एंगल बनाया है तो v नॉट एक्स कितना हो जाएगा? v cos 30 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अगर Sir. बेटा ये v नॉट है, ये x है, ये y है और ये एंगल 30 बना है, तो ये कितना आता है? v नॉट cos 30 आता है कि नहीं आता? बोलो। Yes, sir. और ये कितना आता है? y एक्सिस का Yes, अलोंग sir. v नॉट sin 30 आता है। V sin थीटा। बोलो, क्लियर है सभी को? Yes. Yes. तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि v नॉट x एक्सिस के अलोंग जो आएगा वो आएगा v नॉट cos 30, और v नॉट जो कि y अलोंग के y एक्सिस के अलोंग आएगा वो आएगा v नॉट sin 30। तो v नॉट cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2, और sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1/2। बोलो हाँ या ना? Yes. Yes. ठीक है। ठीक, अब हमें ये तो मिल गया। ठीक, अब एक चीज समझो कि जो कर्विलिनियर मोशन हो रहा है बेटा, ये जो कर्विलिनियर मोशन हो रहा है, इस कर्विलिनियर मोशन में हमें उसने कौन सा पाथ बीच में फॉलो किया उससे हमें कोई लेना देना तो है ही नहीं। हमें लेना देना इस बात से है कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, हमें तो उसी से लेना देना है, यस और नो? Yes, Yes. sir. ठीक है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि इन अ कर्वीलिनियर मोशन initial and final condition gives desired result. ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन गिव्स डिजायर्ड रिजल्ट। अब एक चीज समझिए, अगर हम यहाँ पर ये कहें, मैं एक काम करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, देखो सेंटर पे, ठीक है। अब ये जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, l/2। भाई l लेंथ थी टोटल, तो आधी कितनी हो जाएगी, l/2, हाँ सर। और ये आधी कितनी हो जाएगी, l/2। हाँ या ना? Yes, sir. yes, Yes, sir. अब अगर मुझे ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट्स हैं हमारे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, देखो ये जो पॉइंट P है इस पे कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट किसने किया है, v नॉट एक्स ने किया है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्या लिखेंगे, v नॉट एक्स इंटू टी। और y एक्सिस के लिए क्या करेंगे, तो v नॉट वाई इंटू टी। हाँ या ना? पहले ये स्टेप समझ में आया, पहले यस और नो ये बताओ। अगर आपको Yes. इसका x y निकालना है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हाँ या ना? yes, तो हमने वही किया, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना शुरू किया। तो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो v नॉट अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम t, एंड y इज इक्वल्स टू v नॉट अलोंग y एक्सिस इनटू t। तो v नॉट अलोंग x एक्सिस एंड ये v नॉट अलोंग y एक्सिस इनटू t, ठीक है। Sir, ये repeat करो ना। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन हाँ। x, y है। हाँ सर। बेटा मैंने एक ट्रायंगल लिया मान लो, है ना, और ये सेंट्रॉइड है, तो इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स तो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ से यहाँ पार्टिकल पहुंच रहा है तो ये x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और अगर y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। हाँ। तो अब आप यहाँ पर देखो, पहले मैं v नॉट x की बात कर लेता हूँ। तो v नॉट x कितना है हमारे पास में, तो v नॉट √3/2 है। तो मैं लिख सकता हूँ v नॉट इंटू √3/2 इंटू t, ठीक है। और ये कितना है, तो ये हो जाएगा आपका v नॉट/2 इंटू टी। एक तो ये आ गया, आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. अब एक चीज समझो, यहाँ पर ध्यान से समझना, जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा क्या है ना कि ज्यादा लिख दिया है मैंने यहाँ पर, इसलिए समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन समझ में जरूर आएगा, डोंट वरी। मैं एक और डायग्राम यहाँ पर ले लेता हूँ। v नॉट x, v नॉट y, ये x, y है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है क्या? 30. ठीक है।
ये Yes. डिस्टेंस कितना है L/2, तो cos 30 कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अरे बेस Yes, अपॉन sir. हाइपोटेनियस, Yes. बेस Yes, कितना sir. है L/2, बेस कितना है L/2. L/2. L/2, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. और ये आपका मान लो बी डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है आपका बी, जो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जो हाइपोटेनियस है इस हाइपोटेनियस को मैं बी मान लेता हूँ, कितना है बेटा, अरे ये जो हाइपोटेनियस है इसको मैं बी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. No, बी ले sir. लिया, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, Root 3. √3/2. √3/2 इज इक्वल टू L/2b, तो ये 2 से 2 गया, तो ये जो हाइपोटेनियस है क्या यही एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई L/√3, L. L/2. बी की वैल्यू कितनी आ गई L/√3 आई, Yes. Yes, sir. मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया L/√3 आया कि नहीं Sir. आया? हाँ बोलो बेटा। सर ये B क्यों लिया है आपने? बेटा मैंने खाली नाम ले लिया उसका बी, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। ओके सर. एक काम करता हूँ, चलो मैं इसको एक्स ही ले लेता हूँ, छोड़ो झंझट ही खत्म, एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको एक्स ले लेता हूँ L/2x, 2 से 2 गया तो x आ गया L/√3, अब ठीक है, इसको x ले लिया मैंने क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो x ले लिया, ठीक है। अब तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब दोनों x को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 कितना है √3v0/2 into t इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू L/√3, तो ये कितना L/√3। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टाइम, क्या निकालना है टाइम, तो टाइम t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टाइम t कितना आ जाएगा भाई 2L आ जाएगा डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ v0, ये आंसर आ गया, ये आंसर आएगा टाइम t इज इक्वल टू 2L/3v0। तो किस टाइम पे चूहा बिल्ली और कुत्ता, मतलब कि डॉग कैट एंड माउस विल मेट, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2L/3v0 टाइम पर तीनों एक दूसरे से मिलेंगे, बोलो क्लियर है? Yes, sir. आपने Yes, कभी नहीं yes. सोचा होगा अपने जीवन में कि जो टॉम एंड जेरी देख के आपको इतना मजा आ रहा था, उसी टॉम एंड जेरी के नाम पे आपको इतना परेशान किया जाएगा, है ना? हाँ सर. बोलो सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना. बेटा, ये करवाया मैंने, उसके बाद में आगे लेके गया सेकंड इक्वेशन निकालने के बाद। हो गया? अरे Yes. हाँ या ना? Yes, सर sir. इसके बाद वाला एक बार दिखाओ ना। ये रहा बेटा, ओके सर। हो गया? यस सर। ओके, Yes, sir. Complete. ठीक है। अब देखो आगे, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है,
काफी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, खाली चेंजेस क्या है देखो, ये वाला जो पार्ट हमने लिया है ना इसमें, ये वाला पार्ट, नॉट दिस वन, इसी पार्ट को मैं खाली चेंज करूंगा, ठीक है। बाकी ये जो डिस्प्लेसमेंट था x इक्वल टू एल बाय रूट 3 वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब मेथड क्या है दूसरा समझिए, कि हम ये जानते हैं बेटा कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाय dt होता है कि नहीं होता, यस सर। होता है। Yes, sir. और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इसमें पैरेलल होंगे भाई, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं लिख होंगे। सकता हूँ dt इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ जिससे कि फिर खिचड़ी ना हो, dt इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ds बाय मॉड्यूलस ऑफ v। क्या ये स्टेप क्लियर है भाई साहब। v इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं ds बाय dt, तो मैंने dt इज इक्वल्स टू ds बाय v लिख दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या तुमको? नो सर। नहीं? नो सर। सर। अब अगर आप देखें तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये dt आपका टाइम है, तो मैं लिख सकता हूँ टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, भाई ds क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी in direction of displacement, because v and ds both are parallel, तो मैं लिख सकता हूँ velocity in direction of displacement। तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाला बेटा, देखो कितना आया, l बाय रूट 3 आया, ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला कितना आया, l बाय रूट 3 आया, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट लिखा l बाय रूट 3, और वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सी वेलोसिटी, ये वाली, यस। मतलब कि ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कितनी आएगी v नॉट इंटू रूट 3 बाय 2, भाई वेलोसिटी Yes. along the x axis v naught into root 3 by 2, yes or no, because displacement Yeah. and velocity both are parallel, yes or no। Yes, sir. यस सर। तो वेलोसिटी along x axis कितनी है, V naught root 3 by रूट 3 v naught by 2, yes or no। आ गया। यस सर। अब क्या हो जाएगा, l बाय 3 v naught, और ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2l बाय 3 v naught, तो टाइम कितना आ गया, 2l बाय 3 v naught, क्या सेम आया टाइम, यस Yes. सर। क्या कोई चेंज Yes. आया इसमें, No, sir. No, sir. कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ सेम है। यस। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब समझो आगे कहानी बेटा। अब हम कल जो शुरू करने वाले हैं वो है रेन प्रॉब्लम। क्या है, अब हम जो नया अध्याय शुरू करेंगे इसमें वो होगा रेन प्रॉब्लम का। रेन प्रॉब्लम होता क्या है, तो समझो रेन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि बारिश गिर रही है, बारिश क्या हो रही है, गिर रही है। देखो स्टार्ट करने को तो Yes, मैं sir. आज भी स्टार्ट कर सकता हूँ रेन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या कि पूरा रेन प्रॉब्लम जो है, मतलब रेन वाला जो पार्ट है वो एक लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा, कुछ पार्ट उसका कल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो है एक साथ ही खत्म कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा मैं सर लेकिन थोड़ा कितनी सा, डिग्री पर छाता रखे, मतलब वो सब पूछेगे ना। यस 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 वही सब, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफिंग दे देता हूँ इसकी कि क्या क्या होता है रेन प्रॉब्लम में। तो कल क्या उतना टाइम हमारा बचेगा, मैं कल वो सब चीजें आपको नहीं बताऊंगा जो बेसिक्स में कल बताने वाला हूँ, वो कल नहीं बताऊंगा, आज ही बता देता हूँ रेन प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो रेन है वो ऐसे गिरेगी नीचे की तरफ, Yes, sir. Yes. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, रेन प्रॉब्लम पे जाने से पहले एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे। अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं 500 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करूं, चलो 500 नहीं 200 मीटर लेते हैं सिर्फ, मैं किसी ऑब्जेक्ट को 200 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करूं फ्री फॉल कंडीशन में, ठीक है, ये हाइट है 200 मीटर, ग्रेविटी आपको 10 लेनी है, तो ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है? फ्री 200 फॉल, फ्री meter. फॉल सर यू 0 होगा। क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? 200. v square minus u square is equals to 2gh। तो यस सर। वेलोसिटी कितनी है? v square, इनिशियली 0, 2 इंटू ग्रेविटी 10, हाइट कितनी है? 200 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये? 200 इंटू 2 4, 400 इंटू 4000, तो v स्क्वायर कितना आया? 4000, तो v कितना आ जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड समझते हैं क्या होता है? 200 मीटर पर सेकंड समझते हैं क्या होता है? अरे 200 मीटर पर सेकंड समझते हैं क्या होता है बेटा? Yes, sir. अब आप एक Yes. चीज समझो, मैं आपको ये क्यों बता रहा था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बेटा। 200 मीटर डिस्टेंस पे से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरेगा ना तो इतनी रफ्तार से गिरेगा। अब मान लो कि आप जमीन पे खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो? जमीन पे खड़े हो। वाटर ड्रॉप जो होता है ना, पानी की एक बूंद जो बादलों में होती है, जो पानी की बूंद जब नीचे गिरेगी और सिर्फ 200 मीटर की हाइट से गिर रही है, वो कितनी? 200 मीटर की हाइट से, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 200 मीटर, जबकि वो काफी ऊपर होते हैं क्लाउड्स, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. 200 मीटर का मतलब हुआ करीबन करीबन 600 सवा 600 फीट। तो 600 फीट पे तो बादल नहीं होते, हम सबको पता है, ठीक है? Yes. तो अब आप एक Yes. चीज समझिए कि अगर 200 मीटर की हाइट से पानी के ड्रॉप्स अगर नीचे गिरते हैं तो क्या आपका सिर नहीं फोड़ देगा वो? हैं? ऐसे ऐसे चीरता हुआ हवा- चला जाएगा, चीरता हुआ, हाँ या ना? यस। Yes, छेद हो sir. जाएंगे तुम्हारे सिर में, छेद, जो छाता लेके खड़े रहते हो ना, वो सब टूट टाट जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज समझाओ, ऐसा होता क्यों नहीं है? लेकिन सर कैलकुलेशन हवा- गलत है। साफिन बताओ क्या होता है, क्यों ऐसा नहीं होता? सर कैलकुलेशन गलत है सर। 200 थोड़ी है, सर 40,000 थोड़ी है सर ऊपर। है? क्या कह रहा है भाई? सर 200 कैसे आएगा सर? क्या 200 कैसे आएगा? हाइट दिया है ना 200 मीटर तो। अरे सर आंसर में Sir, वो 40,000 होना चाहता था हाँ यार। सर 40,000 थोड़ी है सर वो। चलो सॉरी, हाँ सर, कब का मैं वही सोच ठीक रहा है था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 20 मीटर पर सेकंड मान लो। मैंने हाइट भी तो कम ली है, 1000 मीटर की हाइट से गिरता है वैसे तो, लेकिन सर आप मैंने, 2000 कर दो उधर। चलो मैं इसको 2000 कर देता हूँ, एक्चुअल रियलिस्टिक चले जाते हैं फिर। ये 200 मीटर की जगह मैं इसको 2000 मीटर कर देता हूँ। चलो अब बताओ। सर यहाँ पर 40,000 हो जाएगा ना? अरे चल, मैं ये कह रहा हूँ, अरे कैलकुलेशन छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी गिरेगा, अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी जो है वो तुम्हारा सिर फाड़ देगी, ये श्योर है?
मेरा जो क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन छोड़ो, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है उसे इग्नोर करो फिलहाल। कैलकुलेशन अब चलो मैंने बता दी, सही है, चलो 2000 मीटर ले लिया तो 20 स्क्वायर 40,000 हो जाएगा और आपकी ये 200 हो गई। लेकिन मान लो 200 को छोड़ो, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी अगर गिरती है, ठीक है, तो भी बैंड बजा देगी आपकी अच्छी खासी, ठीक है। और अगर मान लो 20 क्या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी गिरा तो भी बैंड बज जाएगी। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन का जो है मेन, अलग एंगल से गिरती है, ऐसे सीधे सीधे नहीं गिरती ना। और सर एयर रेजिस्टेंस की वजह से नहीं एयर होता है रेजिस्टेंस सर ड्रॉपलेट ही ऐसे बहुत है। छोटा होता है इसलिए। ड्रॉपलेट जितना इसीलिए ज्यादा छोटा ड्रॉप- होगा ना उतनी ज्यादा उसको वो करेगी, हिट करेगी। कुछ कुछ आंसर्स आ गए हैं। सर हवा और एंगल, सबसे पहला है बेटा डेंसिटी एयर की फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो है, वो क्या है सबसे बड़ा फैक्टर? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये आपको बचा लेता है ये होने से, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आ जाओ। अब मुद्दे की बात ये है कि अब पढ़ना क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन। और इसमें जब रेन फॉल हो रही होती है बेटा, हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझो। कि मान लो आप खड़े हो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, रेन प्रॉब्लम्स में क्या स्टडी करेंगे। सपोज मान लो यहाँ पर मन खड़ा है, ठीक है, और बारिश हो रही है। तो जब बारिश हो रही होगी टप 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 टप, तो वो नीचे की तरफ ही हो रही होगी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस ऐसी हो रही होगी बारिश। ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मन दौड़ने लगे, मन ने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। अगर मन ने दौड़ना शुरू कर दिया तो अब उसके लिए बारिश सीधी गिर रही होगी कि टेढ़ी गिर रही होगी? टेढ़ी। टेढ़ी। अब उसको बारिश या तो यहाँ से आती हुई दिख रही होगी या तो यहाँ से आती हुई दिख रही होगी। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो ऐसा कई बार होता है कि आप क्या करते हो, आप दौड़ना शुरू कर देते हो, बारिश होती है और बारिश जब होती है तब आप दौड़ना शुरू करते हो और आपको लगता है कि मैं जितनी जल्दी पहुंचूंगा, मान लो कि 5 मिनट में एक इंसान चलते चलते पार कर रहा है रोड को और एक इंसान उतने ही टाइम में दौड़ते हुए पार कर रहा है। उसने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया मान लो, ठीक है। वो एक इंसान यहाँ पहुंचा, दूसरा इंसान यहाँ पहुंचा। एक इंसान दौड़ते हुए कर रहा है, मान लो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड की और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो बताओ कौन सा इंसान ज्यादा भीगेगा? सर जो दौड़ रहा है वो 5 मीटर, 5 मीटर वाला, 5 मीटर वाला। बारिश आती है तब आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले दौड़ना शुरू कर देते हो जिससे कि आप पानी से बच जाओगे। आप ये सोचते हो कि यार जल्दी गाड़ी भगाता हूँ, जल्दी स्कूटी भगाता हूँ तो जल्दी पहुंचूंगा घर पे तो कम भीगूंगा, राइट? यस सर। लेकिन अगर आपके साथ में कोई और एक इंसान है जो उतना ही टाइम में वहां पहुंच रहा है, भले स्पीड थोड़ी सी कम है, तो क्या होगा? क्या दोनों सेम इक्वल अमाउंट में भीगोगे या अनइक्वल अमाउंट में भीगोगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है और कल बताना है। सर 5 मिनट में तो दोनों पूरे बिक जाएंगे। वो बात सही है लेकिन ज्यादा कौन भीगेगा? सर 20 वाला, क्योंकि स्पीड है उसकी इसलिए। अच्छा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी भीगेगा, राइट? ऐसा कहना है आपका? नो सर, जिसकी स्पीड कम है। नहीं अच्छा, सर, जिसकी स्पीड कम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कल हम इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे बेटा और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अभी